हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा आ गया है पार्ट 2 किसका? चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपन ये वाला चैप्टर दो पार्ट में कवर अप करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। उसमें हमने पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की बात की थी। उसके बाद हमने इनर्शिया डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, F इक्वल्स टू ma, है ना, याद होगा आई होप। और उससे रिलेटेड हमने बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन किए थे। मोमेंटम पढ़ा था हमने, हाँ क्या पढ़ा था? मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो कि अपना क्या था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब का, है ना। तो बच्चों अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम इंपल्स पढ़ेंगे, है ना। एक और टॉपिक शायद आपके एनसीईआरटी में ना लिखा हो, बड़े अलग से इंपॉर्टेंट है। इंपल्स पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको जरूर पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, इंपल्स के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड एंड पार्ट 1 से भी बेस्ड, ठीक है। पूरा चैप्टर भी कवर अप हो जाएगा हमारा, है ना। और क्वेश्चंस भी एक साथ सारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक। तो आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पे जाके पहले पार्ट 1 देख लें, फिजिक्स बाय प्रिंसर टाइप करना, उसमें आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा, है ना। क्लास 9th फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर, ठीक। आइए तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं फटाफट। कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए इंपल्स। पार्ट 1 पढ़ लिया होगा, लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ खत्म करके उसके बाद हेडिंग डाले छोटी सी, ये सेकंड लॉ का ही कंटिन्यूएशन है, इंपल्स, है ना। उसमें मैंने नहीं लिया था पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 2 में देख लो। तो इंपल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंपल्स की। तो बच्चों क्या है ये इंपल्स, आओ समझते हैं। हमने बच्चा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही हमारा क्या था? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द नेट force acting on a body is equals to the rate of change of momentum of a body, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं इस t को यहां ले जाऊं, इसी से हमने क्या लिख दिया था फिर बाद में, मास तो कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। छोटा सा रिवीजन ले लो, है ना। तो v फाइनल इनिशियल, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है अपना? एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यही तो हमारा क्या था? सेकंड लॉ। अच्छा, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्स क्या कहता है? चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। हम यहां से लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम is equals to change in momentum. Force into time is equals to change in momentum. ये बच्चा जो फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स, हम कह सकते हैं एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज नोन एज इंपल्स। इसी को हम इंपल्स कहते हैं, कुछ नहीं अलग से। फोर्स इनटू टाइम, एक कोई फोर्स एफ टी टाइम तक बॉडी पर लगता रहे, तो जो ओवरऑल क्वांटिटेटिव इफेक्ट बॉडी पे वो लाता है, उसी को हम कहते हैं इंपल्स। ध्यान से सुनना, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 समझने के लिए। जस्ट एक नई टर्म दी गई, समझते हैं इंपल्स क्या, टेंशन मत लो। तो फोर्स इनटू टाइम को ही क्या बोला गया? इंपल्स। फोर्स इनटू टाइम, मैंने कहा एक 10 न्यूटन का फोर्स है, एक 10 न्यूटन का फोर्स है, 5 सेकंड के लिए किसी बॉडी पे लगा, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। यूनिट की बात करें तो न्यूटन सेकंड, यूनिट की बात करें न्यूटन सेकंड, मतलब ये 50 न्यूटन सेकंड का इंपल्स इस बॉडी पे लगा। तो बेसिकली इंपल्स इज क्या है? क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑन अ बॉडी, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑन अ बॉडी। मैंने कहा व्हेन दिस एफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर टाइम टी। इधर आओ समझाते हैं, ये तो क्लियरिटी है ना आपको, उसको मैं हटा देता हूं, है ना। ये अपना सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ से एक नई टर्म बनाई हमने, इंपल्स। ध्यान से समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो हमने कहा कोई बॉडी है बच्चा, कहा एक बॉडी है, इस पर मैंने कोई एक फोर्स लगाया एफ, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी मैंने कहा यू हो गई, और कितने टाइम के लगाया? टी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए, है ना। तो हमने कहा जो फोर्स हुआ वो क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स एफ फोर्स
कितने टाइम के लिए लगा, टी टाइम के लिए। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी बेसिकली आया क्या अपना चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो फोर्स है जो टी टाइम के लिए लगा, इसने क्वांटिटेटिव कितना इफेक्ट किया बॉडी पे, इतना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी, यू। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया होगा, p फाइनल, m इंटू वी। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। ये जो बॉडी पे इफेक्ट आया ना, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया। इसी फोर्स ने टी टाइम तक जब बॉडी पे लगता रहा तो क्वांटिटेटिवली बॉडी पे कितना इफेक्ट किया, उसी को हमने बोला इंपल्स। तो लिख लो व्हाट इज इंपल्स। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन टाइम टी, है ना। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन टाइम टी। क्या बात समझ, प्रोडक्ट ऑफ द, लिखो फिर से, impulse, it is defined as the product of a average force and the time t it acts on a body, that is f average into t, f average into t या f into t लिख लो, ठीक है। डन, लिख लिया। चलो अब इसको समझो, ये तो अपन ने मैथमेटिकली लिख लिया फोर्स इनटू टाइम। इसका मतलब क्या है, इट इज द quantitative, it is the quantitative measure of, it is the quantitative measure of effect on a body, it is the quantitative measure of, it is a quantitative measure of effect on a body by a force F acting on a body for time t, ऐसे लिख लेना है ना। It is a quantitative measure of effect on a body by a force F acting on a body for a time t। इस फोर्स F ने t टाइम में इस बॉडी पर क्या इफेक्ट किया, ये उसका मेजर है। दैट्स इट, खत्म, समझ गए। What is impulse? Impulse is defined as the product of force into time, which is also equals to change in momentum of the body। तो impulse को ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट impulse is also equal to what, change in momentum। impulse is also equals to change in momentum। अब इसको एक प्रैक्टिकली सिचुएशन में समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक और मतलब डेफिनेशंस वगैरह तो आप लिख लोगे, आप समझ गए होगे क्या। प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपने देखा होगा जब क्रिकेटर्स या फील्डर्स, जब बैट्समैन बॉल को मारता है और जब फील्डर कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे लेके जाता है, ऐसे नहीं फट से वहीं पकड़ लेता है। क्या करता है, प्रैक्टिस बेसिकली क्या होती है, कोशिश करता है कि बॉल को ऐसा पकड़ा जाए। ध्यान से समझना, बैट्समैन ने बॉल मारी, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो जब हिट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मैंने कहा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना कहा, 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, अब जब कोई कैच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जानी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, जीरो। मास बॉल का क्या है, m कांस्टेंट है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होगा, m, बोलो, m इंटू 30। समझ आया, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल कितना था ये, फाइनल कितना हो गया, जीरो। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो माइनस m इंटू 30। तो चेंज इन मोमेंटम कितने का आना है, माइनस m इंटू 30। समझना बच्चों, बहुत आसान है ये चेंज इन मोमेंटम आना, विच इज कांस्टेंट। जो भी कैच लेगा वो मोमेंटम कितना चेंज तो कराना ही है। बॉल हिट हुई 30 से या 40 से या 60 से, जो भी कैच करेगा उसकी वेलोसिटी को कितना कर देगा, जीरो। ये तो कंफर्म है, हाथ में आई बॉल, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम तो इतना ही होना है, माइनस m इंटू इनिशियल। ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस m इंटू इनिशियल। ये तो होना ही है चेंज इन मोमेंटम। डन है। अब आप सोच कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है, इंपल्स के बराबर है। और इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम। ये तो है फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
अब ध्यान देखो आप, अगर बच्चा टाइम को बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला फोर्स जो इसको रोकेगा वो कम हो जाएगा। फोर्स इंटू टी, फोर्स इंटू टी किसके बराबर होना है? एम इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी। फोर्स इंटू टी किसके बराबर होना है? एम इंटू यू। तो मैं कहता हूं अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो फील होने वाला जो फोर्स होगा, लगाने वाला फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर टाइम को कम कर दिया जाए तो फोर्स फील होने वाला बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है। बॉल हिट हो चुकी है, कैच करोगे, जीरो ही करना है। समझ में आया? तो वो क्या कर रहा है? उस टाइम को बढ़ा रहा है। तो नेट इफेक्ट बेसिकली तो यही होना है, चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी कोई कैच करता है बॉल को, हाथ पीछे कर लेता है, क्योंकि मोमेंटम के चेंज होने का वो टाइम क्या कर देता है? इंक्रीज। तो टाइम इंक्रीज करने से जो फोर्स उसके हाथ पे लगेगा, या उसको बॉल को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा, जो उसके हाथ में लगेगा बॉल की वजह से, उसको कम फील होगा, है ना? तो आसानी से कैच कर लेता है। ये बात है। So impulse is just nothing, it is a quantitative effect on a body when F force acting on a body for a time interval t. समझ आया? That's it. क्वेश्चन का क्या है? बहुत से बना दिए जाते हैं, तो ये नोट कर लो। इंपल्स की कहानी थी, मैंने आपको समझा दी। डन है? क्लियरिटी है? थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, आओ। इंपल्स के फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए, उन्होंने कहा एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। ध्यान से सुनना। एक बॉल है जो 20 kg की है, मान लो, चलो 2 kg ले लो, बॉल है यार, हटाओ। 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, ठीक। किसी ने कैच किया, किसी ने क्या किया? कैच। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। पूछा गया है आपसे, और जो कि टाइम भी आपको दे रखा हुआ है, नहीं रहने दो, छोड़ो। तो आपसे फिर ये पूछा गया है, व्हाट इज द इंपल्स एक्ट ऑन अ पर्सन हु कैचेस द बॉल। उन्होंने बोला बॉल हिट बाय अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जिसका मास कितना है? 2 kg, ठीक है, रैंडम ले ली वैल्यू, और एक बंदे ने उसको कैच किया। व्हाट इज द इंपल्स एक्ट ऑन अ मैन हु कैचेस द बॉल, ये बॉल, ठीक। जनरल से क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी लैंग्वेज में आ सकता है। तो हमें पता है बेटा कि जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू, मास तो कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अरे यस और नो। तो मास इनटू, बोलो, वेलोसिटी। मास कितना है? 2, फाइनल कितनी हो गई? 0। यू की वैल्यू इनिशियल कितनी थी? 10, तो कितना हो गया? -20 न्यूटन। बोलो बोलो। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये बात वही है, न्यूटन सेकेंड के बराबर। क्या करो? सेकेंड का मल्टीप्लाई ऊपर करो, सेकेंड का मल्टीप्लाई नीचे करो। देखो क्या बन जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन। बात वही होगी, न्यूटन सेकेंड। तो ये भी लिख सकते हो, है ना? क्या? -20 kg मीटर पर सेकेंड, इतनी इंपल्स उस पर एक्ट हुई। ठीक, इंपल्स के फॉर्म में पूछ लिया कि जिसने कैच किया उसको कितनी इंपल्स हुई, तो जितना उसने मोमेंटम का चेंज करा है वही इंपल्स होती है। ठीक, डन है, आसान है, क्लियर। एक और छोटा सा सवाल लिखो। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, a constant force of 20 Newton acts on a body for time equals to 5 seconds. For time equals to 5 seconds, the mass of the body is 2 kg. What is the impulse acting on a body? ध्यान से सुनना। A force of 20 Newton acts on a body for time equals to 10 seconds. whose mass is 2 kg, है ना, बॉडी का।
व्हाट इज द इम्पल्स एक्ट ऑन अ बॉडी? तो इम्पल्स क्या होता है अपना, अभी पढ़ा अपन ने, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना 20, टाइम कितना 5, तो कितना हो गया 100 न्यूटन सेकेंड। और क्या लिख सकते हो 100 केजी मीटर पर सेकेंड, बात बराबर है, दोनों यूनिट सेम है। आसान सी बात, एक सिंपल सा टॉपिक था इम्पल्स, कभी सवाल आ जाए, इस पे क्वेश्चन आ जाए तो हम डील कर सकते हैं, है ना। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, जितना फोर्स जितनी देर के लगा, या तो चेंज इन मोमेंटम। और पूछा जाए इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन 5 टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड, तो बच्चा भी हमने पढ़ा इम्पल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, और यही किसके बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो कितना हो गया, बोलो, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो कितना हो गया 100। फील हुआ आपको, समझ में आया? और क्वेश्चंस बढ़ा सकता हूं मैं, बहुत क्वेश्चंस इसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। पहले पूछा इम्पल्स कितनी थी, ये रही, फिर पूछा चेंज इन मोमेंटम कितना होगा सेकंड पार्ट, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है, कितना हो गया 100। अगर थर्ड क्वेश्चन भी मैं बोलूं, क्वेश्चन देखते चलो, पैटर्न्स वही है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। थर्ड पार्ट, अगर इनिशियली वो रेस्ट पे था, इनिशियली कैसा था रेस्ट पे, तो टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताइए। If the body was initially at rest, the body was initially at rest, then what is the velocity after time equals to 10 second, 5 second। तो 5 सेकंड के पास चेंज इन मोमेंटम हमें पता है, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू मास फाइनल माइनस इनिशियल, तो मास इनटू यू मोमेंटम, चेंज ये हो गया, ये हो गया पी फाइनल, ये हो गया पी इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है अपना 100, मास कितना दिया है 2, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल कितनी है रेस्ट पे मतलब 0, तो ये टर्म कितनी हो गई 0। समझ आया, आसान है। अरे भाई फाइनल वेलोसिटी पूछिए टाइम इक्वल टू 5 सेकंड के बाद, तो हमें चेंज इन मोमेंटम पता है। अब आप यहां से एक्सेलरेशन निकालो, फिर v माइनस यू बाई टी करो, उससे अच्छा चेंज इन मोमेंटम पता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कितनी है 0, तो ये टर्म हो गई 0। समझ आया? फाइनल कितनी 2 इंटू 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अरे यस और नो, क्लियरिटी है, डन है, बोलो डन, आगे बढ़ जाएं। तो ये इम्पल्स के बारे में था, तो हेडिंग डाल दो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। छोटा ही सा लॉ है, समझने में बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हेडिंग डाल दो फटाफट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लिया करो बच्चा, मेरी खराब है थोड़ी सी सर, थोड़ी सी बहुत ज्यादा ही खराब है, ठीक है, लेकिन मैं बोलता तो रहता हूं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सुना होगा सबने। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction। बात समझना बड़ी गहराई की है, हाँ ध्यान से सुनना। क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्शन, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज आते हैं उसमें कि सब जीरो हो जाना है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये जरूर याद रखना, टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक, पॉइंट से सीखे। फॉर एवरी, सर ये एक्शन रिएक्शन है क्या, समझा रहा हूं आराम से, पहले इतनी बात समझो। बोला क्या है स्टेटमेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। माने जो भी एक्शन आप करोगे
उसका एक अपोजिट रिएक्शन होगा, इक्वल और अपोजिट होगा ऑन डिफरेंट टू बॉडीज। ठीक, समझ में आया? अच्छा, ऐसी जनरल सी बात, आपने किसी एक को जोर से चांटा मार दिया, उसने आपको भी मार दी, सेम फोर्स है, ये समझने के लिए बोल रहा हूं, अभी आ रहा है, समझो। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन occurs simultaneously, एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। कभी हम ये नहीं कह सकते कि एक्शन पहले हुआ फिर रिएक्शन, इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है, जैसे ही एक्शन हुआ है वैसे ही रिएक्शन हुआ है। तो ये लिख लो, फिर इसको बड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड एक्शन एंड रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली। नोट कर लो पॉज करके, मैं वीडियो देख लूं रनिंग है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए बता दो। हाँ, अब ये है क्या, आओ समझते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे, पहले ऐसे समझते, ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड को मारा, कितने फोर्स है, 10 न्यूटन के, कितने फोर्स है, 10 न्यूटन के, किस तरफ मारा, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे। तो ये बोर्ड भी 10 न्यूटन का फोर्स अपोजिट आ रहा है। अगर हम दीवार में हाथ मारते तो हमें लगती है ना, नहीं लगती? जब भी हम बच्चा दीवार में हाथ मारते हैं तो हमें लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना। क्यों लगती है? जब हमने दीवार में हाथ मारा तो हमने दीवार पे क्या किया, एक्शन, और कितने का, 10 न्यूटन का, इस तरफ ऐसे धम, ठीक, दीवार में। तो वॉल ने अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, कितने का, 10 न्यूटन का, ध्यान समझिए, कितने का, 10 न्यूटन का। तो एक्शन दीवार पे हुआ, रिएक्शन आपके हाथ पे हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में किसने लगाया, दीवार ने। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? यस और नो? अच्छा, सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं यहां पर एक स्टोन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, स्टोन, हाँ, रेस्ट पे। आपने इसको एफ फोर्स से हिट किया, कितने फोर्स से, एफ फोर्स पे। तो ये एफ फोर्स इसमें लगा इस तरफ, समझ में आया? किसकी वजह से, आपकी वजह से। सिमिलरली ये स्टोन है, अब आपके पैर में लगती तो है, अगर पे जाओ और पैर मारो तो जोर से, स्टोन है, फुटबॉल में नहीं, स्टोन में, पत्थर में, फुटबॉल में भी आपके पैर में लगेगी, रिएक्शन होता है। तो जैसे ही आपने उस पर हिट किया तो ये जो स्टोन ने एक अपोजिट डायरेक्शन में आप पे फोर्स लगा, वो भी कितना, एफ। तो ये फोर्स क्या हुआ, एक्शन, which is done by you on the stone, and at the simultaneously at the same time the F force acts on your leg on the opposite direction. So this is what, reaction, equal and opposite, equal and opposite। और समझाता हूं, आइए। एक छोटी सी नाव में आप खड़े हो जाओ, बोट में, है ना, एक छोटी सी बोट है, इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। सी शोर पे खड़ी हुई है, ये अपना सी शोर है, यहां पे आप खड़े हुए, बढ़िया ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ध्यान से समझिए, इंटरेस्टिंग। आपने क्या किया, जंप मारा, कहां, इस पे, कहां मारा आपने, जंप, कहां, आगे, यस और नो? ठीक, तो हुआ क्या होगा, आपने इस बोट को पुश किया है पीछे, आपने जब जंप किया तो आपने बोट पे फोर्स लगाया हुआ कहां, पीछे। बोट जब आप इस पे जंप करोगे आपको फील आ गया होगा कि आप यहां पहुंचोगे जंप करके, और बोट कहां जाएगी, पीछे। यू हैव डन द एक्शन ऑन व्हाट, बोट। आपने बोट पे पीछे की तरफ धक्का लगाया तो बोट ने आपको आगे फेंक दिया, तो ये आप पे हुआ रिएक्शन। अब इंटरेस्टिंग है, समझना। तो यू हैव डन अ एक्शन ऑन अ बोट एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द बोट ऑन यू, दैट इज रिएक्शन, एंड आप पहुंच गए सीसोर पे। अब बोट बहुत छोटी सी पीछे गई होगी, बहुत थोड़ी सी, और आप बहुत आगे गए, देखो आप इतने से आगे पहुंच गए, और मैंने कहा बोट बहुत छोटी शिफ्ट हुई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने बोट पे कितना फोर्स लगाया, एफ,
तो बोर्ड ने भी आप पे कितना फोर्स लगाया आगे की तरफ, एफ। जैसे ही आप जब भी बोर्ड से कूदते हो तो वो पीछे की तरफ जाती है, क्यों? यू हैव डन अ एक्शन ऑन अ बोर्ड इन अ बैकवर्ड, और उसने आपको पुश किया आगे की तरफ, फॉरवर्ड। क्लियरिटी है, समझ आया? बट आप ज्यादा आगे गए, बोर्ड कम पीछे गई, क्यों? क्योंकि दोनों पे फोर्स तो क्या लगा है, सेम। एफ आप पे और एफ बोर्ड पे। एफ इक्वल टू सेकेंड लॉ कहता है एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो ये जो फोर्स है, मैं अगर बात करूं आपकी, तो आप हो गए मैन और बोर्ड हो गई बी, ठीक? तो जो एक्सेलरेशन में लिख सकता हूं, एफ अपॉन एम, मास ऑफ अ पर्सन इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन, एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बोट। अब बच्चा, बोट का जो मास है वो आपसे बहुत ज्यादा है। बोट का जो मास है, मास ऑफ अ बोट इज मच 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 ग्रेटर देन अ मास ऑफ अ मैन। हमने कहा मास बोट का कितना है, मैंने कहा 500 केजी, और आपका कितना है, 50 केजी। तो फोर्स की वैल्यू तो सेम है, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स तो सेम हो गया दोनों पे। अच्छा, अब मास मैन का बोट का क्या है, बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू द मास ऑफ मैन। तो ये डिनोमिनेटर में एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास के, है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन क्या होगा, ज्यादा, और एक्सेलरेशन ऑफ बोट क्या होगा, कम। इसलिए बोट कम पीछे गई क्योंकि उसको कम एक्सेलरेशन मिला, क्योंकि उसका मास ज्यादा है सेम फोर्स पे। और भाई साहब, ये जो अपने जंप करे वो ज्यादा करे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन ना होता तो आप चल भी ना पाते सरफेस पे, वो भी समझाता हूं ना, डिटेल में समझना है। तो दोनों बॉडी पे अलग अलग लगे, एक्शन किस पे हुआ, बोट पे, तो रिएक्शन किस पे हुआ, मैन पे, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन और साइमल्टेनियसली। जैसे ही वो जंप मारेगा तो वो आगे और बोट पीछे। क्लियरिटी है? कैलकुलेटिव में भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक? आइए और समझाते हैं। अर्थ पे चलते हो सर? हवा में थोड़ी ना चलते हैं, अर्थ पे ही तो चलते हैं। कैसी बातें करते हो, कभी कभी मार्स पे रहते हैं क्या हम, अर्थ पे ही रहते हैं। कोई बात नहीं। तो ये क्या है, अर्थ सरफेस है, और ये आप। सर इतना मोटा मैं नहीं हूं। अरे ठीक है भैया, ठीक। अपन पैदल चल रहे हैं सरफेस, तो आप करते क्या हो, आप अर्थ को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हो। अर्थ को कहां कोशिश करते हो, पीछे की तरफ पुश। जब आप आगे चलते हो तो आप क्या करते हो, पीछे पुश करते हो सरफेस को। हम अर्थ को कहां पीछे करने की, एफ फोर्स है। कितना फोर्स लगाते हो अर्थ पे, एफ। सिमिलरली अर्थ आप पे आगे की तरफ कितना लगाती है, एफ। सरफेस बोल लेते हैं अर्थ कहने की जगह, सरफेस। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन एनी सरफेस, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, यू आर पुशिंग इट बैक। तो वो आप पे फोर्स कहां लगाता है, आगे। अरे यस और नो, समझ आया? क्लियरिटी है? जैसे आप इसको कहां पुश करोगे, पीछे, तो ये आप पे क्या लगाएगा, ये हो गया एक्शन पीछे की तरफ, और ये क्या हो गया, फोर्स, रिएक्शन। समझ में आया? इक्वल एंड अपोजिट। अब बेटा अर्थ का तो मास भयंकर ही है, या किसी भी सरफेस की बात करो, है ना, बेसिकली आप सरफेस को पुश कर रहे हो, बेसिकली अर्थ पे ही खड़े हो। उसका मास तो बहुत ज्यादा और आपका मास बहुत कम है, तो आप तो बढ़ जाते हो, ये सरफेस पीछे नहीं जाता है। समझ में आया? तो ये कहानी है एक्शन और रिएक्शन। ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी एंड ऑकर्स साइमल्टेनियसली। डन? क्लियर है? समझ में आ गया एक्शन और रिएक्शन? यही भाई साहब सेकंड, सॉरी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। आई होप अंडरस्टूड होगा आपको, पूरी क्लियरिटी आ गई होगी, है ना? चलो आइए, तो अब हेडिंग डालते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बहुत अगर डिटेल वगैरह में पढ़ना हो, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर, तो फिर 11th क्लास के लेवल से पढ़ लो। चैनल पे जाना, ये जो चैप्टर है ना, 11th क्लास में भी आता है लॉ ऑफ मोशन। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 होता है लॉ ऑफ मोशन। तो वो फिर बहुत ही ज्यादा हाई उसमें है, आपको 9th क्लास में बहुत कम होता है, सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन बहुत हाई लेवल में पढ़ना है तो पहुंचो वहां, 11th वाले वीडियो में है, चैनल पे जाके देख लेना, ठीक। अरे सर नहीं पढ़ना, यही पढ़ाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आओ समझते हैं है क्या। सर इसमें करते हैं बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन। तो एक ये बॉडी है मास m1, और एक ये बॉडी है मास m2। दो अपनी बॉल हैं, एक एक मास जिसका क्या है m1, और एक का मास कितना है m2। ध्यान से समझिएगा,
मैंने कहा ये चल रही है u1 वेलोसिटी से, मेरी चौक गिर गई, कोई बात नहीं। एक पता नहीं मैं टेढ़ा क्यों लिखता हूं पर हो ही टेढ़े, क्या ही कैसी बातें करते हो तुम लोग हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे चला जाता हूं। कोशिश कर, अब ऊपर चला गया ना, कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा। कंजर्वेशन समझना, 100% आपके स्कूल में क्वेश्चन आना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, आसान है टफ है कोई फर्क नहीं पड़ता। u1 और u2, ये भैया सरफेस है, ध्यान से सुनिएगा, और u1 ग्रेटर u2 है, u1 ग्रेटर u2 है। अब भाई साहब ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, वो u2 वेलोसिटी से चल रही है, इसका मास m1 है, उसका मास m2 है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा इसका, वो क्या होगा m1 u1, और उसका इस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m2 u2, दोनों का अपना अपना मोमेंटम है। ठीक, मैं कह रहा हूं इसको अपना सिस्टम मान लो 2 मिनट के लिए, ये मेरा एक सिस्टम है, दोनों बॉडी को मैंने अपना एक सिस्टम मान लिया। अब क्या होगा, u1 की वेलोसिटी ज्यादा है, u2 की वेलोसिटी कम है, और इनको अपन ने बस छोड़ दिया कि तुम चले जाओ धक्का देके, तो ये इसमें टकराएगी जरूर, निश्चित है, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं है, दो बॉल धड़क रही है पीछे वाले की, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनको रोकेगा, नो फ्रिक्शन, कोई फोर्स है ही नहीं है, तो ये u1 वाली जो बॉल है आफ्टर एनी टाइम t इससे टकराएगी, कोलिजन होगा, आफ्टर टाइम t ये कोलिजन होगा। मैंने कहा ये हो गया m1 m2, कोलिजन होने के बाद ये दोनों अलग अलग भी होंगी, ये हो गया कोलिजन टाइम t के बाद, कोलिजन होने के बाद ये फिर अलग अलग हो गई, इसका मास m1 इसका मास m2, देखते चलना समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस पालना। तो इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई v1, इसकी हो गई v2, ये कंडीशन हो गई आफ्टर कोलिजन। क्लियरिटी है, समझ गए क्या कहा मैंने, अभी कुछ नहीं बोला आपसे, बस मैंने इतना बोला, मैं एक कंडीशन के फॉर्म में समझाना चाहता हूं, डेफिनेशन बाद में। इसका मोमेंटम m1 u1, उसका मोमेंटम m2 u2, क्योंकि कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ रहा तो बात कुछ ना कुछ मोमेंटम की, कोई फोर्स नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बस मैं कह रहा हूं उसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी कम है, एक निश्चित समय के बाद ही उससे टकराएगी, निश्चित है, टकरा गई, मैंने कहा डी टाइम के बाद कोलिजन हो गया, कोलिजन होगा, टकराएगी ढक, वो फिर आगे चली जाएगी, उसके पीछे फिर भागेगी, मैंने कहा भागने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1, इसकी हो गई v2। अब सुनो कॉन्सेप्ट, इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on the system is zero, on the system is zero, if the external force acting on a system is zero, the momentum of the system remain conserved, समझाता हूं, फील लेना, remain conserved, ध्यान से सुनिएगा। if the external force acting on the system is zero, if the मतलब बाहर से इनमें कोई फोर्स नहीं, मैं इसको आके धक्का नहीं दूंगा, ना कोई फ्रिक्शन है जो इसको रोकेगा, ना कोई फ्रिक्शन है जो इसको रोकेगा, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा, अपन ने तो इनको एक सरफेस पे चला दिया, मैं चल रहा हूं u1 से, आगे मेरे कोई चल रहा है u2 से, जाते जाते मैं उसमें टकरा गया, होगा क्या, मैंने इस पे क्या लगाया होगा एक्शन, इसने क्या करा होगा उस पे लगाया होगा रिएक्शन, ये सिस्टम की इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन, ये इसमें टकराया हुआ क्या हुआ होगा एक्शन, बाहर से इसमें कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने जाके ना तो इसमें लात मार के इसको हिट कराया, ना तो मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन लगाया, ना तो मैंने फ्रिक्शन जीरो ही है, कुछ भी नहीं किया, ना तो जाके मैंने इसको रोकने की कोशिश करी, हाँ इसने इस पे हिट किया होगा तो इसने इस पे लगाया होगा एक्शन, मैंने कहा एफ नाम का इस पे हुआ होगा एक्शन, सिमिलरली इस पे क्या, इसने इस पे क्या लगाया होगा रिएक्शन पीछे की तरफ। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज व्हाट जीरो, और यू कैन फॉर, ये तो सिस्टम की बात कर ली, मैं किसी बॉडी की भी बात करूं, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो और अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज जीरो, अगेन फिर से, इफ a net force acting on a body is zero, if the net force acting on a body is zero or a system of bodies is zero, then its momentum of the system or a body remain conserved, the momentum of the system or a body remain conserved, that is initial momentum is equals to final momentum, that is
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। एनर्जी कंजर्व्ड हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो अलग बात है, 11th क्लास की कहानी है, वो नहीं सुनना मतलब हमें, और ना हमें यहाँ पढ़ना है। इसका एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है ना। आप पढ़ोगे 11th क्लास में, आओगे कुछ नाम होंगे ऐसे, है ना, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इस टाइप से होते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ हमें कुछ नहीं, हमें इतना पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, सब केस में मोमेंटम तो कंजर्व होता है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज जीरो, द मोमेंटम ऑफ अ system or a body remain conserved, that is initial momentum is equals to final momentum. Initial momentum is equals to final momentum. कंजर्व्ड का मतलब वो क्या होता है, जो पहले था वही अभी है, कोई उसमें चेंज नहीं है, ना तो कम हुआ ना तो ज्यादा हुआ। हाँ, सिंगल बॉडी हो तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। समझा देता हूं कैसे। ये कौन है, मास m1, ठीक, बोलो। तो जब उस पर नेट फोर्स जीरो है तो मास ऐसा कैसे लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी, ऐसे तो लिखते हैं। नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब नेट फोर्स उस पर जीरो ही है तो जीरो इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू। तो m इंटू वी इक्वल्स टू m इंटू यू। u क्या थी, इनिशियल, और v क्या थी, फाइनल। m से m कैंसिल, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। मतलब ऐसे भी नहीं लिखो, ऐसे समझ, v फाइनल। तो मोमेंटम तो क्या रहा, सेम ही तो रहा। इनिशियल मोमेंटम देखो इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, जब नेट फोर्स कितना था बॉडी पर, जीरो। और अगर ये सिस्टम भी है, एक से ज्यादा बॉडीज है, एक से ज्यादा बॉडी है, और अगर इनके बीच में कुछ कोलिजन्स वगैरह होता है तो उनका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। किसका, पूरे सिस्टम का। अब पूरे सिस्टम का कैसे लिखेंगे ये सीखो, क्लियरिटी है। व्हेन द नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज व्हाट, जीरो, momentum remains conserved, or if the net force on a system of bodies is zero, the momentum of the system remains conserved. लेकिन ये जरूरी नहीं इन बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो इस पूरे सिस्टम पे बात करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना है, m1u1 प्लस m2u2। समझ आया, सिस्टम की बात हो रही है, बॉडी की नहीं। बॉडी की सिंगल मैंने आपको भी दिखा दिया। अब किसकी बात हो रही है, सिस्टम की। तो ये अपन ने सिस्टम मान लिया है ना, ये आपस में टकराएंगे, ये इसके इंटरनल फोर्सेस हैं, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, ये दोनों चल रहे थे और टकरा गए, क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, आगे वाले की कम थी। या मैं कह सकता हूं दोनों अपोजिट में भी चल रहे हो सकते हैं, ऐसे तो भी टकराएंगे ऐसे। तो इनिशियल मोमेंटम इस भाई साहब का कितना था, m1u1, और इनका कितना, m2u2, दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम। समझ में आया। जैसे ये टकराए तो उसके बाद इनकी वेलोसिटी हो गई v1 और उनकी हो गई v2, बदलेगी जरूर। तो p फाइनल कितना हो गया, m1v1 प्लस m2v2। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा, मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इनकी हम डायरेक्शन के साथ लेंगे वेलोसिटी। अगर ऑपोजिट में चल रहा होता, अगर ये इस तरफ ये इस तरफ, तो हम माइनस u2 ले लेते। ये कहानी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या इनके इंडिविजुअल मोमेंटम में चेंज आएगा, आएगा। देख, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1u1, इसका फिर फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m1v1। वेलोसिटी बदली होगी टकराने के बाद, तो मोमेंटम तो बदल गया। तो इनके इंडिविजुअल मोमेंटम में चेंज, इंडिविजुअल मोमेंटम में तो चेंज आएगा, लेकिन पूरे सिस्टम के सम में देख, इसका अगर घटा होगा तो इसका बड़ा होगा। समझ में आया, क्लियरिटी है। इसका ज्यादा था, इसका कम था, अब इसका क्या हो गया, कम, और इसका क्या हो गया, ज्यादा। तो सम कांस्टेंट है, इनके इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज होंगे, है ना। फॉर एनी सिस्टम इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, but the momentum of an individual body will change, may change। क्लियरिटी है, आई होप क्लियर होगा आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चीजें। अभी बस इतना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लगा या बॉडीज पे नहीं लगा, टकराएंगी तो वो उनके इंटरनल फोर्सेस माने जाएंगे।
है ना, एक ने एक्शन किया, दूसरे ने रिएक्शन कर दिया, तुमने एक का बढ़ाया तो उसने तुम्हारा कम कर दिया। आइए ध्यान से सुने, वहां पर ने कहा दो बॉडी है, इसका मास बेटा 2 kg है, दूसरी का मास 4 kg। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, समझ आया, अच्छे अच्छे 4-5 क्वेश्चन, बढ़िया। ये इस तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक, ये इस तरफ चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर टाइम डिड कोलाइड, और कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, क्वेश्चन सुनना, आफ्टर कोलिजन जो 4 वाला है उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी जो 4 वाला है उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए 2 वाले की कितनी हो गई होगी। क्वेश्चन समझ आया, फिर से सुनो। 2 masses moving in a same direction, 2 kg and 4 kg with the velocities of 2 meter per second and 5 meter per second as shown in the figure. After collisions, the velocity of 4 kg becomes 4 meter per second. Then what is the velocity of 2 kg? इसकी पूछिए फाइनल, समझ में आया? तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई बोला नहीं गया, तो मोमेंटम कंजर्व है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कैसे लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2, इसका प्लस इसका, तो इसको मान ली 1 बॉडी, इसको मान ली 2 बॉडी, तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 फाइनल v1 m2 v2, इसकी फाइनल v1 इसकी फाइनल v2, सब दिया हुआ है आपको। चलो लिखते हैं, m1 अलग अलग भी कर सकते हो, पहले इसको निकाल लो फिर इसको लिख लो, बराबर कर लो, मैंने बराबर कर दिया सीधा। m1 की वैल्यू 2, u1 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 4, u2 की वैल्यू 2 बराबर m1 की वैल्यू 2, v1 पता नहीं निकालना है, प्लस m2 की वैल्यू 4 और v2 की वैल्यू 4। क्लियरिटी है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2v1 प्लस 16, 10 प्लस 8 18, 16 इस तरफ आया माइनस 2 टाइम्स ऑफ v1, 18 माइनस 16 2 इक्वल्स टू 2v1, 2 से 2 कैंसिल, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव ही आई है, मतलब 1 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, 1 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं समझ आया, इसकी 5 थी इसकी 2 थी, ये टकराए, इसकी 4 हो गई, इसकी कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी, डन आया, समझ आया, बोलें यस और नो, क्लियर है? अच्छा और क्वेश्चन लेते हैं, आइए एक बार वीडियो चेक कर लो। डन है, बस आपको मोमेंटम कंजर्व कराना है, जो भी चीज पूछी गई हो वो अपन कैलकुलेट करके निकाल देंगे, ठीक। आइए चार पांच क्वेश्चन लेंगे, बहुत बढ़िया पेटेंट। आओ थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 kg 4 kg, ये इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, ये इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक। डन। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ, उन्होंने बोला है मास 2 kg, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg is 5 meter per second in same direction. What is the velocity of 4 kg mass? 4 kg मास वाले की वेलोसिटी बतानी है फाइनल। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, आप समझ चुके हो, क्वेश्चन रीड कर सकते हो आप। दो मासेस हैं 2 kg एंड 4 kg, है ना। 2 kg moving with a velocity of 10 meter per second and 4 kg moving with a velocity of 2 meter per second in opposite direction. In opposite direction. After collision, the velocity of 2 kg mass is 5 meter per second in the same direction. मतलब collision के बाद
ये 2 kg वाला है इसी तरफ चल रहा है कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 4 kg वाले की वेलोसिटी आपसे पूछी है। डन है। आइए ठीक, तो बेटा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं m1u1 पूरे सिस्टम का सम होता है m2u2, ये अपना 1 मान लिया, ये अपना 2 मान लिया। तो बच्चा मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ का डायरेक्शन प्लस मान लिया जिस तरफ 2 चल रहा है, और जिस तरफ 4 चल रहा है मैंने उसका डायरेक्शन माइनस हो गया ऑटोमेटिकली। वेलोसिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती है, तो मैंने कहा इस तरफ क्या प्लस, तो इस तरफ क्या माइनस, आसान सी बात है। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 है ना। आफ्टर कोलिजन इसकी कितनी हो जाएगी v1, इसकी कितनी हो जाएगी v2। फिर चौक छूट की चल क्या रहा है ये, कोई बात नहीं, लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम इसका कितना 10, वेलोसिटी कितनी 2 प्लस उसका कितना मास कितना 4, वेलोसिटी कितनी -2, ये याद रखना है, समझ आया। इसलिए मैंने डायरेक्शन अपोजिट ले लिया इस क्वेश्चन में, क्लियरिटी है। इसमें इस तरफ था तो इसमें इस तरफ, तो उसका मोमेंटम माइनस। आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस तरफ का प्लस ले लो तो इस तरफ का माइनस, है ना। जो भी अगर वैल्यू आएगी प्लस आएगी तो प्लस वाली साइड जाएगी, माइनस आएगी तो जो हमने मान रखी है माइनस वाली। m1v1 इसका कितना 2, v1 की वैल्यू, हाँ आफ्टर कोलिजन की कंडीशन लिखो, दिखा देता हूं मैं आपको। ये कितना 2, ये कितना 4, आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है किसकी 4 kg वाले की, है ना। हमें डायरेक्शन तो पता नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। m1 2 इंटू सेम डायरेक्शन है तो अपन ने 5 लिया था, इस तरफ प्लस लिया तो इसी तरफ जा रही है, तो ये कितना होगा 2 इंटू 5 प्लस m2 कितना 4, और v2 निकालना है, v2 अपने आप साइन के साथ आएगा, तो 10 इंटू 2 20, 4 इंटू 2 माइनस का 8, 5 टू 10 प्लस 4 v2। समझ आया, यस और नो, क्लियरिटी है। अच्छा तो 20 माइनस 8 हो गया 12, इस तरफ ये आ गया तो -10 इज इक्वल्स टू 4 v2, 12 माइनस इज 2 by 4 is equals to v2, so 1 by 2 which is equals to 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी प्लस की आई, मतलब इसी तरफ चलेगा कितने से 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि सर इसके आगे कैसे निकल जाएगा, टकराएगा तो ये भी इसी तरफ तरेगा तो इससे ज्यादा, मैंने ऐसा डाटा ले लिया, मैंने बेसिकली क्या ले लिया ऐसा डाटा, तो जो डाटा के हिसाब से आंसर है मैं वो लिखना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई प्लस, कितनी आई प्लस, मतलब ये इस तरफ चलेगा कितने से 0.5 मीटर पर सेकेंड से। क्लियरिटी है। देखो इसको प्लस माना तो 10 इंटू 2 20, इसका मास इससे ज्यादा है तो 4 इंटू -2 8 माइनस का, डन। फिर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5, तो 2 इंटू 5 कितनी हो गया 10, फिर उसका मास कितना है 4, इसकी वेलोसिटी पता नहीं v2, 20 माइनस 12 हो गया माइनस का 10, हो गया 2 बाय 4 1 बाय 2 माइनस 0.5 उस तरफ। आसान था, हाँ डाटा पे डिपेंड करो, आपको डाटा एग्जैक्ट आएगा, मैंने थोड़ा डाटा ऊपर नीचे ले लिया, उसकी वेलोसिटी कुछ और ही आती है उस तरफ। ठीक, डन है भाई, समझ आया। हम डाटा पे सवाल करते हैं, आइए एक और इसी बॉल पे लेते हैं बढ़िया सा। अच्छा क्वेश्चन एक और, फिर उसके बाद गन वाले क्वेश्चंस करेंगे, कंजर्वेशन अच्छे से समझना है। लो भैया ये ले लो 2 kg, फिर से ये ले लो 4 kg, इनकी वेलोसिटी इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, इनकी वेलोसिटी इस तरफ भी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक सेकेंड बच्चा है ना, आवाज कर रहा है, ठीक है क्लियरिटी है। ने बोला आफ्टर कोलिजन, आफ्टर
collision, they move together, they move together, what is their final velocity? ठीक है, what is their final velocity and किस तरफ, किसके साथ, किसके डायरेक्शन में जाएंगे, चलो डायरेक्शन भी लिख देते हैं, what is their final velocity and direction. होगा क्या, उन्होंने क्या बोला, ये 2 kg वाला इस तरफ आ रहा है, ये 4 kg वाला इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, mass of 2 kg and 4 kg moving in opposite direction with the velocity of 5 meter per second and 5 meter per second, same velocity. After collision they move together, चिपक गए, होता है ना. मान लो इधर से कोई कौन आ रही, बॉल आ रही, इधर से कौन आ रहा, कोई ट्रक आ रहा है, बॉल मारी, ट्रक में फंस गई, साथ में फंस गए, साथ चल रहे ना, तुमने मिट्टी उठा के ट्रक पे मारती, मिट्टी ट्रक पे चिपक गई, ऐसे करना एग्जांपल के तौर पे, ठीक. अच्छा तो देखो ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल. फाइनल का मतलब क्या, ये दोनों ऐसे चिपक जाएंगे साथ में, ऐसे मान लो ये 2 kg का और ये 4 kg का, तो चिपकने के बाद या तो यहां चलेंगे या तो यहां चलेंगे, और जब ये चिपक गए साथ में तो इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, सेम. इसकी भी v और इसकी भी v, अलग अलग नहीं है ना, सारे पैटर्न के क्वेश्चन. इनिशियल बराबर फाइनल, तो m1 u1 प्लस m2 u2, समझ आया, दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, सेम. m1v प्लस m2v, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर, तो साथ में चलेंगे, m1v प्लस m2v, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, m1 u1 प्लस m2 u2, v को ले लो कॉमन, तो m1 प्लस m2, खत्म. चलिए साइन के साथ पूरी वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू 5, जल्दी जल्दी रख दो, 2 इंटू 5 10, m1 u1, m2 u2, अगर ये डायरेक्शन हमने लिया है, जिस तरफ 2 kg चल रहा है प्लस, तो जिस तरफ 4 kg चल रहा है वो क्या हो गया, माइनस, समझ आया, तो 10 प्लस m2 u2, 4 इंटू 5 20, लेकिन माइनस के 20, समझ आया. मैंने डायरेक्शन ऑफ 2 kg क्या लिखा है, प्लस, तो डायरेक्शन ऑफ 4 kg क्या हो गया, माइनस, तो m1 u1 5 इंटू 2 10, m2 u2 4 इंटू 5 20, लेकिन माइनस का, समझ में आया. m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 दोनों जुड़ गए, 2 और 4 कितना हो गया, 6 इंटू v, तो 10 माइनस 20 इज माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, क्लियरिटी है. तो वेलोसिटी कितनी आई फाइनल वाली, माइनस 10 बाय 6 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा ये अपना 1 माइनस 1.6 मीटर समथिंग, क्लियरिटी है, माइनस 1.66 ऐसा कुछ आएगा, समझ आया. माइनस का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ कौन, 4 kg मास. देखो जिस तरफ 2 चल रहा था वो तो हमने प्लस माना था, और जिस तरफ 4f चल रहा था, तुम यहां भी 4f लिख सकते थे, 4 और यहां 2, है ना. क्वेश्चन में डायग्राम नहीं आते, लैंग्वेज आती है. तो वेलोसिटी कितनी है अपनी, माइनस, तो माइनस की मतलब किसका डायरेक्शन है, 4 kg का, यही माइनस हुआ ना, इस तरफ प्लस माना था, तो वो दोनों की वेलोसिटी कितनी हुई, 1.66 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, 4 kg मास. और ऑब्वियस सी बात है, इसका मोमेंटम देख ज्यादा था, 5 इंटू 4, ऐसा आप समझो, 5 इंटू 4 कितना है 20, इसका कितना ये, तो ये अपनी तरफ ही लेके जाएगा, समझने की बात है. अगर मैं 4 को इस तरफ ले लेता और 2 को इस तरफ ले लेता, तो 4 इसको उस तरफ लेके चला जाता, तो अपना आंसर प्लस आता, बट डायरेक्शन तो किसका आता, फोर्स की, मतलब 4 kg की. डन है, नोट कर ले, आसान है. आओ मैं से बहुत क्वेश्चन बना सकता हूं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए. क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन का क्या, ढेर क्वेश्चन बना सकता हूं. चलिए और एक और क्वेश्चन लेते हैं. मैंने बोला एक गन है, क्या बोला, गन है, गन का मास है 1 kg. गन का मास कितना है, बहुत भारी गन नहीं होगी, गन का मास ले लिया अपन ने हाफ kg, 0.5 kg, ठीक. बुलेट है जिसमें फायर होगी, जो मास ऑफ द बुलेट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 ग्राम, कितना दिया हुआ 10 ग्राम. अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम fired by a gun
fired by a gun with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड, डाटा ले लेते हैं, of mass 0.5 kg. What is the recoil velocity of gun? अब सर ये क्या होता है? recoil velocity of gun. ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गन के क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव वगैरह में भी। एक गन है जिसका मास कितना है 0.5 kg है ना, मास ऑफ गन जी लिख दिया है ना 0.5 kg, और उसके अंदर एक बुलेट है जिसको वो फायर करेगी, उसका मास कितना है 10 ग्राम। कितने वेलोसिटी से गन को फायर किया गया? वेलोसिटी ऑफ गन सॉरी बुलेट 50 मीटर पर सेकेंड। आपसे वेलोसिटी ऑफ क्या पूछी? गन, रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड। बेटा क्या होता है आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, जब भी अपन गन वगैरह चलाते हैं तो बुलेट कहाँ जाती है? आगे, उस चलाने वाला कहाँ जाता है? पीछे। देखो होगा बड़ा बड़ा वो क्या बड़ी बड़ी गन्स भी लिए रहते हैं, आगे चलाते हैं धड़ 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 धड़, तो बुलेट गन कहाँ जाती है? पीछे पीछे। देखा होगा ना। तो जब ये बुलेट आगे गई तो गन कितनी वेलोसिटी से पीछे गई? बेसिकली हुआ क्या है, ये रिएक्शन रिएक्शन का ही खेल है, वहीं से बढ़ रहा है। गन ने फोर्स किस पे लगाया? बुलेट पे। कहाँ? आगे। तो सेम फोर्स बुलेट है ना, बंदूक की गोली गन पे कहां लगाएगी? पीछे। अब गन का जो कि मास क्या है ज्यादा, तो गन थोड़ी सी कम वेलोसिटी से पीछे जाएगी, और जो बुलेट है वो बहुत तेज आगे जाएगी। सिंपल सा फंडामेंटल है। तो वही कहानी बच्चा, इन्हीं जो रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है, रिकॉइल मतलब पीछे की तरफ। आपने देखा होगा टैंक्स वैंक्स तोप वो चलती है दौड़ से आगे गया, वो पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जितना एक्शन किस पे हुआ है उस पे बुलेट, तो उतनी रिएक्शन किस पे हुआ है? उस पे चलाने वाले पे, चाहे वो गन हो है ना, चाहे लॉन्चर हो, कुछ भी हो। ठीक, डन। किसी भी चीज को आप में ऐसे लात मार बहुत जोर से, तो आप कहां फेंकते हो? पीछे, क्योंकि आपने उसको पुश कहां किया? आगे, तो आप पे पीछे की तरफ फोर्स लगा। उस तरीके के क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? 0। ये याद रखना है। जब बंदूक के अंदर गोली है तो दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 0। बंदूक भी रेस्ट पे, गन भी रेस्ट पे, और बुलेट भी क्या है? रेस्ट पे। देखो लिख के दिखा देता हूं, इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2। तो इसको ले लो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियली तो गन और ये सब रेस्ट पे ही है ना भाई। जैसे ही चली गोली, बंदूक की गोली कहां गई? आगे। तो गन कहां गई? पीछे। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आओ, तो 0 बराबर अब मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन, और इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, ये अपन ने लिख दिया फाइनल मोमेंटम। तो 0 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना है? 10 ग्राम। 10 बाय क्या लिखेंगे इसको? 1000। कहानी पूरी केजी में होगी, कहानी पूरी बेटा केजी में होगी। तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को क्या लिख सकता हूं? 10 बाय 1000 केजी, मतलब ये कितना हो गया? 1 बाय 100 केजी। समझ आ गया? पूरी कहानी जब मोमेंटम की लिखेंगे तो मास हमेशा काय में लेना है? केजी में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो ये अपना आ गया 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ कितनी से फायर हुई है? फाइनल कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये लो, आगे का डायरेक्शन क्या ले लिया? प्लस, तो पीछे का क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली माइनस। प्लस मास ऑफ गन 0.5 kg, 0.5 kg। तो इसको मैं 5/10 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 5/10। तो ये ले लो 5/10 kg, और वेलोसिटी ऑफ गन। डन रही बात। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 5/10 प्लस 5/10 VG। 5/10 को इस तरफ भेज दो तो माइनस ऑफ 5/10 इज इक्वल टू 5/10 ऑफ VG। 5/10 से 5/10 क्या हो गया? कैंसिल। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई? वेलोसिटी ऑफ गन आई -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब पीछे की तरफ। रिकॉइल वेलोसिटी है, जब बुलेट आगे जाएगी तो ऑटोमेटिकली कहां जाएगी? पीछे। तो देखो अपन ने आगे प्लस ले रखा था, उसकी वेलोसिटी क्या ले रखी थी? प्लस, तो वो ऑपोजिट में जाएगी, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। समझ आया क्वेश्चन? अब कितनी मास बदल लो, वेलोसिटीज बदल लो, गन का क्वेश्चन आता है तो इनिशियल मोमेंटम तो रटी लेना, कितना है इसका? 0।
फाइनल कर देना। मास ऑफ या तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन दी होगी तो बुलेट की वेलोसिटी पूछी चली जाएगी। समझ में आया? तो एक साइड पॉजिटिव ले लेना, एक अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे दोनों। फील हुआ? फील हुआ? डन है? हाँ, तो ये गन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो भी वैल्यूज दी होंगे पुटअप करना, इनिशियल मोमेंटम 0 बराबर फाइनल कर देना। गन की दी हो तो बुलेट की निकाल देना, बुलेट की दी हो तो गन का निकाल देना, मासेस दोनों का गिवन होगा। कभी कभी वेलोसिटीज दे देंगे दोनों और मासेस पूछ लेंगे एक का मास देके, तो एक की वेलोसिटी प्लस लेना, दूसरे की वेलोसिटी माइनस ले लेना, क्योंकि दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट सीखो बच्चा, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करो जितने कर सको। अच्छा बढ़िया बढ़िया, मैं आपको कराए दे रहा हूं। और सुनो एक और अच्छा, उन्होंने बोला एक बंदा है जिसका मास 60 kg है, जो कि एक बंदा है जिसका मास 60 kg है ना, जो कि 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। यहां पर एक स्केटिंग पड़ी है, क्या पड़ी हुई है? स्केटिंग, जिसका मास कितना है? 5 kg। ठीक, he jumps on a skating, what is their final velocity? है ना, बोला a boy of mass 60 kg running with a velocity of 5 meter per second jump on a stationary, है ना। लैंग्वेज आती है तो आप लैंग्वेज तो पढ़ी, इंग्लिश तो आती है ना भैया, इंग्लिश आती है ना बच्चों? हाँ, तो कंडीशन पढ़ के बस क्वेश्चन सवाल करना है ना। तो एक बॉय है जिसका मास कितना है? 60 kg, which is running with है, who is running with a velocity of 5 meter per second, jump on a stationary skating whose mass is 5 kg. What is their, अब इस पर जंप कर गया, what is their combined velocity? अब दोनों की वेलोसिटी क्या है? अब उस पर चढ़ चुका है, ऐसे होता है दौड़ गया किसी स्केटिंग कूद जाओ तो साथ में चले जाओ, बस वही कहानी। सॉल्यूशन, कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम देख बेटा, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, मतलब स्केटिंग के ऊपर बंदा हो जाएगा लड़का, तो दोनों की वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? सेम। तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो मास कितना हो गया दोनों का मिला के? m1 m2 इंटू v, m1 v प्लस m2 v, तो v क्या आ गया? कॉमन। ऐसे हो जाएंगे ना दोनों, ये इस पे गिर गया। फाइनल कंडीशन देखो समझने के लिए, अब आई होप आप कर पाओगे सब चीजें। ये इस पे कूद गया, अब दोनों किस वेलोसिटी से चलेंगे? v से। अब आगे पीछे थोड़ी ना चलेंगे। m1 u1 ये थे 60 इंटू 5 प्लस ये रेस्ट पे थे, तो इनकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी? 0। तो ये टर्म कितनी हो गई? 0। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो 60 प्लस 5, 60 प्लस 5 इंटू v, आ गई वैल्यू। तो ये हो गया कितना? 300 बराबर 65 इंटू v, तो 300 डिवाइडेड बाय 65 इज इक्वल्स टू v। डिवाइड कर लो, है ना, क्या कर लो? डिवाइड। 4 पॉइंट समथिंग आएगी, निकाल लेना। आई होप, है ना, आप निकालो। 4 पॉइंट समथिंग आएगी मीटर पर सेकेंड। डन है बात? बोले आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरीके के क्वेश्चंस कंजर्वेशन मोमेंटम में पूछे जाते हैं 9th क्लास में, थोड़ा सा 11th में थोड़े से और टफ हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो भी आसान हो जाएंगे, पढ़ा दिया जाए तो। बेसिकली अप टू नाउ आई होप द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज क्लियर टू यू। अगर इतना आ गया तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब आप कॉपी पेन मतलब कोई भी बुक्स उठा लीजिए, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, नेट पे सर्च करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू डू। नेट फोर्स क्या करना, अगर जीरो है एक्सटर्नल किसी भी सिस्टम पे, तो उसका मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। आपको जो भी क्वेश्चन 9th क्लास में आने वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आने, तो उसका इनिशियल मोमेंटम लिखना पूरे सिस्टम का बराबर फाइनल मोमेंटम। बस साइन का ध्यान रखना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो एक प्लस दूसरा माइनस, सेम डायरेक्शन में तो दोनों प्लस। और अगर जो निकालने वाले की वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन आपने प्लस माना है, तो आपकी वेलोसिटी प्लस आई है तो वो उसी डायरेक्शन में, जो प्लस माना जिस तरफ, माइनस आया तो अपोजिट में। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। डन है बात? सेकंड लॉ में हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके थे बहुत सारे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप आप सब कर ही लोगे अगर पार्ट 1 बहुत अच्छे से देख रखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन। आई होप
आपने दोनों वीडियो अच्छे से देखी होंगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर पाया हूँ। ठीक, और कोशिश करूंगा जितने अच्छे से और चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप इतना आपको सफिशिएंट है। ठीक, अगर आपको लगे कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाओ सर, अलग से क्वेश्चंस का वीडियो बनाओ, तो मैं एक अलग से पूरे क्वेश्चंस का 1-2 घंटे का वीडियो बना दूंगा चैप्टर का, है ना, आगे, है ना, तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को देखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।